कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान। भारत में दलीय प्रथा का स्वरूप पार्ट 2 में आज हम दलीय प्रथा के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपको मालूम होगा कि कोई भी शासन चलाने में, सरकार चलाने में दल महत्वपूर्ण एकम है। चुनाव में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में कैसी दलीय प्रथा है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आधुनिक प्रातिनिधिक लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रभावकारक और कुछ अंशों में प्रभावशाली दलों की संख्या कितनी है, इसके आधार पर दलीय प्रथा के प्रकार किए गए हैं। इस दृष्टि से राजनीतिक दलों के सामान्य रूप से 3 प्रकार स्वीकार किए गए। एक दलीय प्रथा, दूसरा द्विदलीय प्रथा और तीसरा बहुदलीय प्रथा। इसमें सबसे पहले एक दलीय प्रथा के बारे में हम चर्चा करेंगे, जहां एक ही दल हो और सत्ता की डोर उसी दल के हाथों में हो। ऐसी व्यवस्था को एक दलीय पद्धति कहते हैं। इस एक ही दल को कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होती है और अन्य दलों को प्रतिबंधित किया गया होता है। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर दबा दिए गए या कुचले गए होते हैं। उनके नेता या मुख्य कार्यकर्ता या तो जेल में डाले गए होते हैं अथवा उनकी हत्या करवाई होती है। अधिकांश ऐसी प्रथा गैर लोकतांत्रिक शासन तंत्रों में पाई जाती है। ऐसे तंत्रों में नाम मात्र का चुनाव किया जाता है। एक ही दल के उम्मीदवार को मत देना आवश्यक है। तानाशाही तंत्र अपनी सरकार को लोगों का समर्थन प्राप्त है, ऐसा दिखावा करने के लिए इस प्रकार का चुनाव करवाता है। साम्यवादी, फांसीवादी आदि शासन पद्धतियों में एक दलीय पद्धति पाई जाती है। दूसरा, द्विदलीय प्रथा। विद्यार्थी मित्रों, द्विदलीय पद्धति आधुनिक लोकतंत्र की पोषक मानी जाती है। संसदीय लोकतंत्र में द्विदलीय पद्धति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। द्विदलीय पद्धति अर्थात 2 मुख्य और सबल राजनीतिक दलों की स्वीकृति। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य में मुख्य 2 ही दलों के सिवाय अन्य कोई राजनीतिक दल होता ही नहीं। वास्तव में तो 2 राजनीतिक दलों के उपरांत दूसरे राजनीतिक दल भी अस्तित्व में होते हैं, परंतु राजनीतिक स्पर्धा मुख्य 2 राजनीतिक दलों के बीच चलती होती है। उसे द्विदलीय प्रथा अस्तित्व में है, ऐसा कहा जा सकता है। यूके, यूएसए यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों में द्विदलीय प्रथा कार्य करती हुई पाई जाती है। तीसरा, बहुदलीय प्रथा। बहुदलीय पद्धति अर्थात जब किसी राज्य में कोई 2 सबल राजनीतिक दल नहीं होते, परंतु अनेक राजनीतिक दल होते हैं, तब उसे दलीय प्रथा को बहुदलीय पद्धति कहा जाता है। ऐसी पद्धति के अधीन किसी एक दल को सरकार की रचना करने या चलाने जितना बहुमत प्राप्त न हो,
तो अनेक दल मिलकर मिश्र सरकार यानी कि मिलीजुली सरकार की रचना करते हैं। ऐसी सरकारों में अस्थिरता अधिक पाई जाती है। इसके लिए बहुदलीय पद्धति में रची गई मिश्र सरकारें हमेशा अस्थिर और अप्रभावी ही हो ऐसा नहीं। एग्जाम्पल, भारत में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए की सरकार 2005 से 2014 तक इस प्रकार 2 समयावधि तक अपना कार्य करती रही है। अब भारत में दलीय प्रथा का स्वरूप। विद्यार्थी मित्रों, एक दल के प्रभावी तथा राजनीतिक विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं ने विविध राज्यों में अस्तित्व रखने वाली राजनीतिक दलीय पद्धति का अध्ययन करने के बाद उसको 3 प्रकार में विभक्त किया है। एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति, बहुदलीय पद्धति। भारत में संख्या की दृष्टि से बहुदलीय पद्धति है, किंतु पिछले 7 दशकों के दरमियान कुछ वर्षों को छोड़कर एक दल यानी कि कांग्रेस का प्रभाव रहा है। भारत में विकसित होती दलीय पद्धति को इन तीनों प्रकारों में से किसी एक प्रकार में रखा जाए ऐसा नहीं था। परिणाम स्वरूप 1964 के समय में प्रोफेसर मॉरिस जोन्स और प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपना एक दलीय प्रभुत्व प्रथा अथवा एक दल प्रभाव प्रथा का नाम दिया है। भारत में आज़ादी के बाद एक दलीय प्रधानता का उद्भव और ठीक ठीक लंबी अवधि के सातत्य के कारण और परिबल संक्षिप्त में बताए गए हैं। इसकी चर्चा हम करते हैं। एक, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की दीर्घकालीन विरासत कांग्रेस दल के प्रभाव और सातत्यता के लिए अधिकांश जवाबदार है। आंदोलन का स्वरूप रखने वाले कांग्रेस दल का आज़ादी के बाद एक शक्तिशाली राजनीतिक दल के रूप में रूपांतरण हुआ। पूर्व राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति उसकी कटिबद्धता अधिकांश आज़ादी के बाद भी चालू रही। दूसरा, आज़ादी के बाद दूसरे दल लोक समर्थन और राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता हासिल करने में सफल नहीं हुए। समग्र देश में स्रोतों और नेतृत्व की दृष्टि से दूसरे दल कांग्रेस की तुलना में संपूर्ण कमजोर रहे। पिछले 3 दशकों के दरमियान उसमें परिवर्तन आया भी है। तीसरा, देश के बहुजन समाज के विविध समूहों को उदय करके अपनी तरफ मोड़कर कांग्रेस दल की शक्ति अन्य दलों की तुलना में अधिक थी। चौथा, आज़ादी का लड़ाई के दरमियान महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाबू जगजीवन राम जैसे लोकप्रिय नेताओं ने कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान किया। आज़ादी के बाद पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे लोक सम्मोहक नेताओं ने कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान किया था। इस लोकप्रिय और लोक सम्मोहक नेताओं की भूमिका एक दलीय प्रभाव के उद्भव और सातत्य में कम नहीं है। भारत में पिछले 3 दशकों से बहुदलीय प्रथा अस्तित्व में आई। 2014 में हुए लोकसभा के चुनाव में एनडीए के घटक दल भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था। इस पहले 3 दशकों से केंद्र स्तर पर किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला था। इसलिए कई दलों की मिलीजुली सरकारें केंद्र में सत्ता पर आई थी। कुछ राज्यों में द्विदलीय पद्धति स्थापित होती जा रही है। और विद्यार्थी मित्रों, ऐसा अब हम गठबंधन मिश्र सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। संख्या बल मिश्र सरकार कर सके, इसका अर्थ तभी परिभाषा और अनिवार्यता क्या है इसके बारे में जानेंगे।
तो सबसे पहले मिश्र सरकार। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जब ऐसी स्थिति का सृजन होता है कि जब किसी भी एक दल को सरकार की रचना के लिए बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में मिश्र सरकार रचने की संभावनाओं को तलाशा जाता है। मिश्र सरकार की रचना के लिए छोटे बड़े राजनीतिक दलों के बीच चर्चा मंत्रणा करके वे साथ मिलकर गठबंधन बनाते हैं और ऐसा गठबंधन जरूरी संख्याबल प्राप्त कर सके, तभी ऐसे गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और जो सरकार बनती है उसे मोर्चा सरकार, संयुक्त सरकार अथवा मिश्र सरकार के रूप में पहचाना जाता है। संयुक्त सरकार गठबंधन की यानी कि संयुक्त राजनीति की प्रक्रिया का परिणाम है। गठबंधन के लिए उपयोगी होता है, जो लैटिन शब्द कोलिएशन से बना है, जिसका अर्थ नज़दीक आकर जुड़ना होता है। इस प्रकार जब विधानमंडल में किसी भी दल को अपने बलबूते पर सरकार की रचना के लिए आवश्यक बहुमत न मिले, तब सरकार की रचना में मुश्किलें होती हैं और इसलिए अत्यंत सरकार की रचना करके भिन्न भिन्न राजनीतिक दल मिलकर मिश्र सरकार की रचना करते हैं। कई बार मिश्र सरकार में राजनीतिक दल सरकार में जुड़े रहते हैं अथवा तो सरकार को मुद्दों के आधार पर बाहरी समर्थन भी देते हैं। गठबंधन सरकार या मिश्र सरकार दो प्रकार की होती है। जैसे कि चुनाव के पहले कुछ दल समझौता करके अलग अलग सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, तो दूसरे प्रकार में परिणाम आने के बाद किस तरह किसका समर्थन लेकर सत्ता पर बैठा जा सकता है, उसके आधार पर गठबंधन किया जाता है। चुनाव के बाद गठबंधन अधिक अवसरवादी होता है। उसमें समर्थन देने वाले दल को संतुष्ट नहीं किया जा सके तो समर्थन वापस ले लेने की संभावना अधिक रहती है। जबकि चुनाव के पहले का गठबंधन विचारधारा, नीति और समान कार्यक्रम की विचारणा के बाद होने से अधिक टिकाऊ और आधारभूत बनता है। मित्रों, भारत में मिश्र सरकार कब से शुरू हुई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत में 1967 में चौथे आम चुनाव में 8 राज्यों में भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों ने कांग्रेस के विरुद्ध संगठित होकर सरकार की रचना की थी। परंतु उससे प्रत्येक राज्य में जो राजकीय अस्थिरता सर्जित हुई, उससे सभी चौंक उठे। 1989 के बाद केंद्र स्तर पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, तब से हमारे यहाँ मोर्चा सरकार यानी कि संयुक्त सरकार, मिश्र सरकार का युग की शुरुआत हुई। ऐसा विचार प्रचलित होने लगा। गठबंधन सरकारों का एक ही स्वरूप नहीं होता। कभी गठबंधन के अधीन सभी दल सरकार में शामिल होते हैं तो कुछ बाहर से समर्थन देते हैं। भारत में 1990 से 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार बनाई गई थी। 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए भी इस प्रकार की ही सरकार थी। जबकि कई बार गठबंधन सरकार अल्पमत की होती है, उसे बाहरी समर्थन दिया गया होता है। 1989 में वीपी सिंह सरकार को साम्यवादी दलों और भाजपा का बाहरी समर्थन था। 1996 में
HD देवगौड़ा तथा IK गुजराल की जनता दल की मोर्चा सरकार को कांग्रेस ने तथा साम्यवादी दलों ने बाहरी समर्थन दिया था। 2004 की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार UPA को साम्यवादी दलों ने बाहरी समर्थन दिया था। मिश्र सरकार के संदर्भ में राजकीय चिंतक विनोद मैस्क्यू का कहना है कि विचारधारा गठबंधन के लिए गौण भूमिका निभाती है। फिर से, विचारधारा गठबंधन के लिए गौण भूमिका निभाती है। पर्याप्त सहायता के लिए, राजनीतिक आवश्यकता के लिए दल अपने वैचारिक मतभेद एक तरफ रख देते हैं। गठबंधन की राजनीतिक में दो अथवा अधिक दल अपनी राजनीति आवश्यकता के अनुसार नजदीक आते हैं और बहुमत खड़ा करते हैं। भारत में केंद्र स्तर पर 1989 से शुरू हुए मिश्र सरकार के युग के संदर्भ में राजनीतिक पंडित मानते थे कि अब भारत में मिश्र सरकारों के युग में प्रवेश किया है। कई वर्षों तक चलेगा और भारत में कोई एक राजनीतिक पक्ष अपने दम पर बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाए, ऐसी स्थिति नहीं है। परंतु 2014 के लोकसभा चुनाव ने राजनीतिक पंडितों को झूठा साबित कर दिया और चुनाव में NDA के घटक दल भाजपा ने अकेले ही स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर दिया। दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। अब हम विपक्ष की भूमिका और उसके महत्व के बारे में अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस ऑनलाइन एजुकेशन में आप पूरी तरह से दिल से मेहनत करना, समझ में ना आए 2-3 बार सुनने का प्रयास करना, किताब साथ में रखना और ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करने का प्रयत्न करना और इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि अगले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आभार।